क्रिटिक इनसाइट पेश करता है एक्सॉर्सिस्ट द बिलीवर। ये मूवी 1973 में आई हुई फेमस मूवी द एक्सॉर्सिस्ट का डायरेक्ट सीक्वल है। मैं इस मूवी का काफी टाइम से इंतजार कर रहा था एंड सच कहूं तो इस मूवी ने मुझे बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें एंड चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों अब बिना किसी देरी के चलते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग विक्टर नाम के बंदे से होती है जो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ हैती टापू में घूमने आया हुआ है। उनकी ट्रिप अच्छे से गुजर रही होती है लेकिन तभी वहाँ पे भयंकर भूकंप आ जाता है जिसकी वजह से उसकी वाइफ काफी इंजर्ड हो जाती है और डॉक्टर विक्टर को बताता है कि उसकी वाइफ को काफी सीरियस इंजरीज हुई हैं। इसलिए उसको अपनी वाइफ और बच्चे में से किसी एक को चूज करना होगा क्योंकि दोनों का बचना इम्पॉसिबल है। और इसी के साथ अब मूवी 13 साल आगे शिफ्ट होती है जहाँ हमें एंजेला नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो विक्टर के साथ उसके घर में रह रही है और ये कोई और नहीं बल्कि विक्टर की बेटी है। इससे इतना तो हमें पता चल जाता है कि विक्टर ने 13 साल पहले अपनी बेटी को चूज किया था। अब क्योंकि एंजेला ने अपनी माँ को कभी नहीं देखा था इसलिए वो अक्सर अपनी माँ को याद करती रहती है। वो चाहती थी कि किसी तरह वो बस एक बार अपनी मरी हुई माँ से बात कर सके। इसलिए वो अपनी माँ का स्कार्फ लेकर अपनी स्कूल की दोस्त कैथरीन के साथ जंगल की ओर निकल जाती है जहाँ वो दोनों मिलकर एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं। उन्हें लगता है कि इससे एंजेला की मॉम से बात हो सकेगी लेकिन जो उन्होंने रिचुअल परफॉर्म किया था उससे उनका डेविल से कनेक्शन हो जाता है और वो दोनों अचानक से वहाँ से गायब हो जाते हैं। जब ये बात विक्टर और कैथरीन के मॉम डैड यानी कि टोनी और मिरांडा को पता चलती है तो वो सब बहुत परेशान हो जाते हैं और उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो सब मिलकर काफी कोशिश करते हैं लेकिन एंजेला और कैथरीन उन्हें कहीं नहीं मिलती। लेकिन 3 दिन बाद अचानक से वो उन्हें शहर से काफी दूर एक बांध में मिलते हैं। आगे जब उनसे हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि आखिर वो 3 दिनों से कहाँ पे थे तब सबसे ज्यादा शॉकिंग बात पता चलती है कि एंजेला और कैथरीन को लगता है कि उन्हें तो सिर्फ गायब हुए कुछ घंटे ही हुए थे लेकिन असल में तो उन्हें गायब हुए 3 दिन हो चुके थे। एंजेला और कैथरीन के शरीर में काफी खरोच के निशान थे और उनके पैर काफी बुरी तरह से घायल थे। आगे वो दोनों हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर आ जाते हैं। आगे हम एंजेला को अपने घर पे देखते हैं जहां वो काफी अनयूजुअल एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर देती है। यही नहीं वो विक्टर पे अटैक भी कर देती है। फिर बाद में उसे मिर्गी के दौरे आने लगते हैं जिसकी वजह से विक्टर उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है जहां हम देखते हैं एंजेला बुरी तरह से जख्मी है। उसकी उंगलियों के नाखून भी उखड़े हुए हैं और शरीर पे भी खरोच के निशान हैं। दूसरी तरफ हम कैथरीन को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ चर्च आई हुई है जहाँ चर्च कैथरीन के वापस आने की खुशी में जश्न मना रहा होता है। लेकिन क्योंकि अब कैथरीन पोसेस्ड हो चुकी थी इसलिए वो गुस्सा में आके चर्च का खाना और वाइन पर बात कर देती है और चर्च के पास्टर के सामने आके चिल्लाने लगती है। दरअसल वो जीसस क्राइस्ट की ओर देख के चिल्ला रही होती है इसलिए टोनी और मिरांडा उसे वहां से तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में आके उन्हें विक्टर भी दिखता है जहाँ विक्टर उन्हें बताता है एंजेला की हालत के बारे में। तभी मिरांडा विक्टर को जीसस क्राइस्ट की कहानी बताती है कि वो भी सूली पे चढ़ने के बाद 3 दिन हेल में गए थे शैतान पे अपना अधिकार जमाने के लिए और 3 दिन बाद वापस जीवित होके आ गए थे। दरअसल मिरांडा और टोनी का मानना था कि उनकी बेटियों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा क्योंकि वो भी 3 दिन बाद लौटी थी लेकिन शैतान उनकी बेटियों के साथ ही वहाँ पे आ गया था। विक्टर को भी अब कहीं ना कहीं टोनी और मिरांडा की बातों पे यकीन होने लगा था क्योंकि वो भी एंजेला के साथ जो हो रहा था वो नजरअंदाज नहीं कर सकता था। आगे हम एंजेला को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ नर्स एन जो कि विक्टर की पड़ोसी भी होती है वही उसका ध्यान रख रही होती है लेकिन एंजेला नर्स एन से कुछ ऐसा बोलती है जिससे नर्स के होश उड़ जाते हैं। दरअसल एंजेला किसी और की आवाज में नर्स से उसके पास की बातें बताती है जैसे कि उस नर्स एन का रियल नेम पॉला जो उसके नर्स बनने से पहले नेम था और कैसे वो नर्स अपने शुरुआती दिनों में प्रेग्नेंट थी और इसलिए उस नर्स ने अपने बच्चों को अबॉर्शन भी करवा दिया था। ये सारी बातें सुनकर नर्स एन को बिलीव हो जाता है कि एंजेला अब पोजेस्ड है। इसलिए वो अगले दिन विक्टर को मिलकर सब कुछ बताती है और कहती है कि प्रेग्नेंट और अबॉर्शन वाली बात उसने आज तक किसी को नहीं बताई। इसलिए वो विक्टर को एक किताब देती है जिसको क्रिस मैकनेल ने लिखा था एक्सॉर्सिज्म के ऊपर। अब यहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन द एक्सॉर्सिस्ट मूवी से है जिसमें क्रिस मैकनेल की बेटी ड्रैगन को डेमन ने पोसेस्ड कर लिया था। उस किताब को देखने के बाद विक्टर को रियलाइज होता है कि उसकी बेटी एंजेला के साथ भी वो सब हो रहा है जो क्रिस की बेटी ड्रैगन के साथ हुआ था। इसलिए विक्टर क्रिस मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। विक्टर रिक्वेस्ट करता है क्रिस से उसकी बेटी एंजेला की वो मदद करे। दरअसल जब क्रिस की बेटी फर्स्ट पार्ट में पोसेस्ड थी तो उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए एक्सॉर्सिज्म करना सीख गई थी। एक्सॉर्सिज्म यानी भूत प्रेत को किसी शरीर से बाहर निकालना, वो भी प्रेयर्स के द्वारा। आगे क्रिस विक्टर के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाती है एंजेला से मिलने के लिए लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि एंजेला के अंदर का डेमन क्रिस को देख के पहचान गया था। इसका मतलब ये था कि एंजेला के अंदर ये वही पजुजू डेमन था जो एक्सॉर्सिस्ट के फर्स्ट पार्ट में क्रिस की बेटी ड्रैगन के अंदर भी आ गया था। क्रिस ये देख के काफी परेशान हो जाती है और जब उसे पता चलता है कि कैथरीन अपने घर में है तो वो विक्टर को उसके घर ले जाने को कहती है क्योंकि पोजेस्ड लड़की का घर में रहना ठीक नहीं था। आगे वो दोनों कैथरीन के घर पहुंच के देखते हैं कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ है और कैथरीन की
की फैमिली उस डेमन के डर से चुप के बैठी हुई है, इसलिए विक्टर उनके साथ रुक जाता है और क्रिस ऊपर कैथरीन के रूम में चली जाती है। वो कैथरीन के ऊपर एक्सॉर्सिज्म करना चालू कर देती है, लेकिन कैथरीन के अंदर का डेमन भी बहुत पावरफुल था। कैथरीन क्रॉस उठा के क्रिस की आंखों के अंदर भोंक देती है, जिसकी वजह से क्रिस की दोनों आंखें अब जा चुकी है। क्रिस की चीख को सुन के विक्टर तुरंत वहाँ से क्रिस को बचा के हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में क्रिस विक्टर को समझाती है कि दोनों लड़कियों के अंदर का डेमन एक ही है और वो दोनों लड़कियों से कनेक्टेड है और काफी पावरफुल भी है, और ये डेमन कोई और नहीं बल्कि फर्स्ट पार्ट वाला पज़ुज़ू ही है। और अगर उन दोनों लड़कियों को बचाना है तो विक्टर को तो सिर्फ चर्च ही नहीं बल्कि हर किसी को एक साथ होना होगा, अलग अलग धर्म और संस्कृति को एक होना होगा, तभी ये डेमन हारेगा। आगे सब लोग इकट्ठा होते हैं एक्सॉर्सिज्म के प्रोसेस के लिए, जिनमें विक्टर और कैथरीन के मॉम डैड एंड उनके चर्च के पास्टर होते हैं, साथ ही नर्स एन और पेगन प्रीस्ट जिसको विक्टर ने अपने नेबर के कहने पे बुलाया था। नर्स एन ने वहाँ पे कैथोलिक चर्च के प्रीस्ट को फादर मैडॉक्स को भी बुलाया था और वो ही इस एक्सॉर्सिज्म को परफॉर्म करने वाले थे, लेकिन चर्च कम्युनिटी ने उनको ये सब करने से साफ मना कर दिया था और इसलिए फादर मैडॉक्स मजबूर था। लेकिन उन्होंने नर्स एन को बाइबल और क्रॉस दे देते हैं और कहते हैं कि उनको ये एक्सॉर्सिज्म प्रोसेस परफॉर्म करना होगा क्योंकि वो भी एक नर्स है और ये राइट को परफॉर्म कर सकती है। आगे सब लोग रूम में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एंजेला और कैथरीन को एक चेयर में रस्सी से बांध के बैठाया हुआ था। वहीं हम देखते हैं कि फादर मैडॉक्स भी बाहर अपनी कार में बैठ के दुआ कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि सब लोग मिलकर एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो पज़ुज़ू डेमन कमजोर नहीं होता क्योंकि वो डेमन जानता था कि सब लोग के अंदर विश्वास की कमी है और फिर वो इसलिए एक एक को अपनी बातों से कमजोर करना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो नर्स एन को टारगेट करता है पास्ट को लेकर, जिसकी वजह से उसके हाथों से क्रॉस भी गिर जाता है। इसी दौरान हमें ये भी पता चलता है कि जैसे कि शुरुआत में हमें बताया गया था कि 13 साल पहले विक्टर को चूज करना था अपनी वाइफ और बच्चों में से किसी एक को, जहां हमें 13 साल बाद एंजेला दिखाई दी थी, जिसकी वजह से हम लोग ने सोचा था कि विक्टर ने अपनी बेटी एंजेला को चूज किया होगा, लेकिन सच कुछ और ही था। दरअसल विक्टर ने अपनी वाइफ को चूज किया था क्योंकि उसकी वाइफ ऑलरेडी काफी इंजर्ड थी, इसलिए ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स उसकी वाइफ को ना बचा सके, इसलिए अल्टीमेटली सिर्फ उसकी बेटी ही बच पाई। जब ये सब डेमन पज़ुज़ू विक्टर को बताता तो विक्टर भी काफी इमोशनल हो जाता है और इसलिए वो भी कमजोर होने लगता है और एक्सॉर्सिज्म की प्रोसेस को छोड़ देता है। अब वो डेमन सब पे हावी हो रहा था कि तभी फादर मैडॉक्स जो कि अपनी कार में बैठ के प्रेयर्स कर रहे थे, वो हिम्मत करके रूम के अंदर आ जाते हैं और फिर वो एक्सॉर्सिज्म करना चालू कर देते हैं। लेकिन पज़ुज़ू डेमन बहुत ही डेंजरस था। वो पहले तो एक्टिंग करता है कमजोर होने की, लेकिन फिर अचानक से वो अपना सर पीछे घुमाने लगता है, जिसके साथ साथ फादर मैडॉक्स का भी सर उसके साथ घूम जाता है, जिसकी वजह से फादर मैडॉक्स की मौत हो जाती है। ये सब देख के वहाँ सब लोग और भी डर जाते हैं। फिर डेमन दोनों की फैमिली के साथ खेल खेलता है कि अब उन्हें दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हैं और इसके लिए उन्हें किसी एक को चूज करना होगा। शुरू में तो दोनों की फैमिली किसी को चूज नहीं करती है, लेकिन धीमे धीमे जब वो डेमन दोनों के शरीर को नुकसान पहुंचाना चालू कर देता है तो उन्हें भी बिलीव होने लगता है। ये देख के टोनी सह नहीं पाता और वो चिल्ला के बोल देता है कि उनसे अपनी बेटी कैथरीन को चूज किया था, जिसके बाद एंजेला हवा में उड़ने लगती है और फिर उसके मुंह से कुछ दर्द से बाहर आने लगता है और कुछ टाइम बाद वो नीचे जमीन पे गिर जाती है, जिससे लगता है कि एंजेला मर चुकी है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था कि डेमन सबके साथ गेम खेल रहा था, उसका प्लान था कि जिसको चूज किया जाएगा वो उसी लड़की को मार डालेगा और इसलिए कैथरीन की मौत हो जाती है और एंजेला बच जाती है। इसके बाद वहाँ पुलिस आके सबको अपने साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाती है। बाद में हम देखते हैं टोनी और मिरांडा को, जो अपनी बेटी कैथरीन की मौत से काफी दुखी हैं। वहीं विक्टर अपनी बेटी एंजेला को वापस पाके खुश तो है, लेकिन उससे भी कैथरीन के लिए दुख है। मूवी की एंड में हमें क्रिस दिखाई जाती है, जहाँ उसे मिलने उसकी बेटी रेगन आई हुई है, जिससे क्रिस काफी सालों से ढूंढ रही थी क्योंकि रेगन अचानक से गायब हो गई थी। खैर अब क्रिस रेगन से वापस मिलके काफी खुश है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।